सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सबके शुभ की इच्छा, सबके कल्याण की कामना। एक मीठी सर्जना शुभ ज्ञान की आकार की है, एक ही संगीत बहता उभरता हर तान में है। एक है आवेग जो स्पंदनों में जल रहा है, एक ही संगीत मेरे देश की हर तान में है। नमस्कार, डीडी राजस्थान के कार्यक्रम धरती धुरारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मान मनोहर के साथ खमागणी, मैं उस समय आपके साथ गौरव शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरी ओर से भी नमस्कार। सचमुच कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके लिए खुद के कल्याण से ज्यादा जरूरी होता है दूसरों का कल्याण। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके लिए अपने सुख से ज्यादा जरूरी होता है दूसरों का सुख। आज के हमारे इस कार्यक्रम धरती धुरारी में हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान, एक ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे साथ मौजूद हैं। हमें आपको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, बल्कि यूं कहें कि कुछ गर्व की अनुभूति है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ अतिथि के तौर पर मौजूद हैं श्री वासुदेव देवनानी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। सर, आज के हमारे इस कार्यक्रम धरती धुरारी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद आपको। और बड़ा सौभाग्य है कि आज आपके माध्यम से, आपकी उपस्थिति से हमें न सिर्फ आपके बारे में बल्कि एक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, इस संवैधानिक पद, इसकी जिम्मेदारियों के बारे में भी बहुत से मुद्दों पर, बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन इन संवैधानिक उत्तरदायित्व, इस संवैधानिक पद के बारे में बात करने से पहले सर, सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि आपका जो छात्र जीवन कहां से शुरू हुआ, बचपन कहां बीता और किस तरह से आपने राजनीति में पदार्पण किया? मेरा बचपन, पिताजी विभाजन के बाद जी अजमेर आए और अजमेर में मेरी प्रारंभिक जी शिक्षा जी एक मोती कटला स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसमें हुआ। तत्पश्चात जवाहर स्कूल से जी मैंने 11वीं की परीक्षा की और वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मन में एक भाव था कि पिताजी का और मेरा भी कि मैं इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण करूं। जी उस समय राजस्थान में केवल 2 ही इंजीनियरिंग कॉलेज थे। एक जोधपुर में एमबीएम था, एक पिलानी था। जी मेरिट के आधार पे होते थे, केवल 240 सीटें थी जी और योग्यता के अनुसार दोनों में एडमिशन हो गया। फिर मैंने जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू की जी और वहाँ से एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने बी इलेक्ट्रॉनिक्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। जी मन में था कि इंजीनियर बनूं, लेकिन दूसरी ओर मन में भाव था कि मैं समाज का भी काम करता रहूं। उस समय इंजीनियरिंग की नौकरी बहुत सरल थी, जी लेकिन मैंने प्रारंभ में जब ज्वाइन की तो मैंने वहाँ के वातावरण को देखा कि मैं एक ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता हूँ और हर क्षण भय रहता है ट्रांसफ़र हो जाए या कोई और से समझौता करना पड़े। तो फिर मैंने शिक्षण टीचिंग में जी अपना योजना बनाई जी और मैं उदयपुर में एक विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट था, जी जो बाद में जाके पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, उसमें मैंने अपनी नौकरी शुरू की और 30 वर्ष तक वहीं मैंने अपना अध्यापन, लेक्चरर, एचओडी और प्रिंसिपल के रूप में मैंने अपनी नौकरी की। और उस दौरान छात्रों के बीच में रह करके मुझे आनंद की अनुभूति होती थी। कई घटनाएं आज भी याद है कि मैं एज ए प्रिंसिपल, एज ए एचओडी अपने विद्यार्थियों के बीच में जो एक उनके जीवन निर्माण में मेरे को योगदान देना चाहिए वह मैं दे सका। और उसी दौरान क्योंकि बचपन से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक 1958 में बन गया, शाखा आना जाना रहता था। और उसके बाद कॉलेज जीवन में तुरंत आकर के मेरे को एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, संगठन है छात्रों का, जो कि देशभक्ति का भाव विद्यार्थियों में जगाने का काम करता है और इस समय विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन भी है। उसके से मैंने काम करना शुरू किया और उसमें भी लगभग मैंने 29-30 वर्ष काम किया। प्रारंभ में एक शहर के से शुरू किया, लेकिन फिर उसके बाद सारे प्रांत भर में घूमना रहा। 8 वर्ष तक उसका प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा, 17 वर्ष उसके प्रांत का उपाध्यक्ष रहा और 2 वर्ष मंत्री के नाते भी उसमें काम किया। इस तरह से छात्र जीवन में कॉलेज में भी छात्र थे और इधर सामाजिक संगठन विद्यार्थी परिषद में भी विद्यार्थी थे, इसलिए हमेशा युवकों के बीच में काम करने की प्रेरणा मुझे मिलती रही।
सर, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती है एक लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि नेतृत्व क्षमता, जो आगे बढ़ कर के चुनौतियों को और इनिशिएटिव लेने की जो क्षमता होती है। सर, वो चीज़ आपने अपने आप में एक छात्र वासुदेव ने कब अनुभव की जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा रही? वैसे तो बचपन से जब हम संघ की शाखा पे जाते थे जी। तो कुछ बातों में हमको भी भूमिका निभानी होती थी, सामाजिक कामों में, चाहे लीडरशिप के गुणों में जी। लेकिन वास्तव में ये इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान जी। ज़्यादा स्वभाव में आया। और जब हम वहाँ पर पढ़ाते थे जी। तो कुछ लोग अनावश्यक रूप से हड़ताल जी। इत्यादि का प्रयत्न रहता था, जी। उसे रोकने के लिए अग्रणी बने कि नहीं, कॉलेज चलना चाहिए और पढ़ाई रहनी चाहिए। मतलब आपका प्रयास उल्टी तरफ रहा, क्योंकि एक तरफ छात्र हड़ताल और आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाते हैं और आपका प्रयास यह था कि उसको उल्टा किया जाए। नहीं, उसमें दोनों बातें थी। जी। जी। छात्रों की समस्याओं का समाधान भी हो और हर छोटी बात पे पढ़ाई के विषय में वहाँ पे कहीं अवरोध जी भी न बने। जी। उस समय ध्यान है, उससे वाइस चांसलर थे, यूँ तो हॉस्टल में कभी खाना ठीक नहीं मिलता था, तो उस प्रकार से ज्ञापन देना, वीसी से मिलना, ये शुरू से ही भाव रहा। और दौरान एक बार तो बड़ी हड़ताल को तोड़ने के लिए भी हम लोग चले थे, सारे बैच के लोग जी। तो सामने वालों ने आक्रमण भी किया, डीन हमको जा कर के जी लिया, सामने वालों के खिलाफ एक्शन लिया। ऐसे कई घटनाएं उस समय की याद आती हैं जो छात्र जीवन की रही। जी। और उसके बाद भी जी। जब कॉलेज में भी मैंने एज ए प्रिंसिपल या एज ए HOD काम किया तो हमारे पड़ोसी के कॉलेज के 2 लेक्चरर्स को नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके खिलाफ भी, मैनेजमेंट के खिलाफ आंदोलन में मैं वहाँ का संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी रहा। उसको 70 दिन तक हमने आंदोलन भी चलाया। जी। जी। और अंततः दोनों साथियों को वापस हम नौकरी में भी लाने में सफल हुए। जी। तो इस प्रकार का जीवन में ये प्रारंभ में ही रहा। यानी कि छात्र जीवन से जो राजनीति और आगे बढ़कर नेतृत्व देने की जो क्षमता था उसका विकास होना शुरू हो गया। और फिर जैसा मैंने कहा कि मैं विद्यार्थी के जुड़ा रहा, तो विद्यार्थी के आंदोलन जी तो कई बार किए। आज अजमेर की जो हमारी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, उस आंदोलन का परिणाम स्वरूप है। जी। हमारी मांग रहती थी घर संभाग केंद्र पे यूनिवर्सिटी खोले, उसके तरह हुआ। उसके बाद छात्रों को मांगों को लेकर के प्रदेशव्यापी आंदोलन भी किए, स्थानीय स्तर पे भी आंदोलन किए। तो उसे विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता होने के नाते भी किए, छात्र जीवन होने में जी। और बाद में हम चाहे प्राध्यापक भी रहा जी, तब भी उस बच्चों के साथ हमेशा एक संस्कारित आंदोलन रहे जी, एक सकारात्मक आंदोलन रहे जी, लेकिन अन्याय के प्रति भी सदैव आवाज उठती रहे जी। इसका प्रयत्न रहा। यानी कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आस्था का एक शुरुआती दौर जो है वो आपका छात्र जीवन से इस तरह से शुरू हो गया था। सर, आपसे साक्षात्कार, आपसे बातचीत के लिए जब हम तैयार हो रहे थे तो आपका जब जीवन परिचय में 2 बातों की तरफ हमारा ध्यान गया जिसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। पहली बात तो जब आपकी हॉबी के बारे में, जब आपके शौक के बारे में हम बात पढ़ रहे थे तो आपकी हॉबी हमें दिखाई दी अध्यापन। सर, अध्यापन को आमतौर पर एक प्रोफेशन, एक पेशे, एक काम के तौर पर माना जाता है। एक अध्यापन का कार्य एक हॉबी किस तरह से बन सकता है और इसके क्या सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं? देखो, एक अध्यापक का मूल जो काम रहता है जी, वो एक अच्छे श्रेष्ठ नागरिक जी, खड़े हों, जी, विद्यार्थी संस्कारित बने और उसके लिए उसके साथ लगातार संवाद भी रहे जी, और सजीव संपर्क भी रहे। हाँ, हाँ, क्लास में डिसिप्लिन रहे जी, वह तो एक पक्ष है, लेकिन उसके बाद उनके साथ मित्रतावश की तरह व्यवहार भी रहे। वो ध्यान है कि मैं हॉस्टल का जब वार्डन में था, रात को टेबल कुर्सी पे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बैठ जाता था। ओके। और कहीं उसका दुख दर्द है, मेरे कर्मचारी भी हैं, तो कोई बीमार हुआ तो उसके यार चाहे चपरासी हो चाहे विभागाध्यक्ष हो, मेरा घर जाने का भी स्वभाव रहता था जी। तो इस प्रकार का कर्मचारियों में और विद्यार्थियों के साथ बैठ करके जीवंतता जीवन में रही। जी, एक बार तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जी, विद्यार्थी मेरे पास आए हाँ, कि आप हमारे फीस जमा कराने की तिथि बढ़ाएं। मैंने कहा मैं नहीं बढ़ाऊंगा, तो उन्होंने कहा हम हड़ताल करेंगे। अच्छा, तो मैंने भाई हड़ताल क्यों करोगे? कि साहब एमओ नहीं आया घर वालों से। अच्छा, तो जेब में से निकाल के उन 8 विद्यार्थियों को मैंने फीस के पैसे दिए, जाओ अकाउंटेंट को जाके जमा कराओ और जब तुम्हारे घर से एमओ आ जाए तब लौटा देना। तो 7 दिन के बाद सबने अपने अपने एमओ आ गए, उन्होंने मेरे को लौटा दिए। तो इस बात के आंदोलन की वहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी।
और उसका एक दूसरा उदाहरण अभी मेरे को तुरंत ध्यान आता है जी जी जी। कि वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेजों में इत्यादि रैगिंग की समस्या रहती थी। हाँ उसे रोकने के लिए बड़ा कठोर था। जी। और उस समय मैंने एक आध विद्यार्थी को मैंने 6 महीने के लिए कॉलेज से भी अच्छा निष्कासन हुआ। जी जी। लेकिन आज वो विद्यार्थी बहुत अच्छी जगह है। मेरे पास 2 पत्र ऐसे पड़े हैं हाँ हाँ कि जिसमें साफ लिखा है कि सर जब तक हम विद्यार्थी थे तब तक आपको हम क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन आज हम जो कुछ हैं वो आपके कठोरता के कारण है। जी। तो एक टीचर से सबसे बड़ा इससे ज़्यादा उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती। ये तो आमतौर पर होता है कि हम अपने बचपन के जो प्राध्यापक, बचपन के जो अध्यापक होते हैं, उनके जीवन की शिक्षाओं को शायद अब उस समय ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन आगे चलकर उनकी याद आती है। और एक अभी मैं अहमदाबाद गया अपने बच्ची के पास। जी सर। तो वो घूम रहा था जी। उनके साथ, तो एक हट्टा कट्टा युवक ने आकर के मेरे पाँव छुए। अच्छा। मैं सरप्राइज हुआ कि आखिर अननोन शहर में जी, मेरा जी। कौन हो सकता है। जी। जब उससे पूछा कि भैया क्या बात है, तो उनका आप सर उस सन में आपने मुझे पढ़ाया है। अच्छा। तो ये जो एक टीचर को सम्मान मिलता है जी। उसको मानसिक दृष्टि से हम लोग बड़े अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं जी। कि जिन विद्यार्थियों का हमने जीवन निर्माण में कहीं कंट्रीब्यूशन किया उसको हम आज वो सफल हुए हैं, अपनी अच्छी जगह पे हैं। जी। और जब वो कहते हैं जी। कि सर आप अच्छी तरह से हमारे जीवन में विद्यार्थी के साथ कठोर भी रहो जी। लेकिन मुलायम भी रहो कि माँ की तरह। जी। जैसे कई बार कहते हैं माट साहब, हाँ, हाँ, माट साहब मतलब माँ का स्तर, माँ के स्तर के माँ का स्तर के समान उसको ट्रीट करोगे तो विद्यार्थी आपका सदैव जी। कठोरता की जगह कठोरता, नम्रता की जगह नमन भी। और कहीं ना कहीं वो संस्कार जीवन भर उनके साथ में रहेंगे। और कई बार उसको अपने घर बुलाया, जी। कई बार आप उसके घर चले गए, जी। तो विद्यार्थी कभी भी आपको भूलेगा नहीं। एक और आत्मीय हमेशा रिश्ता कायम हो जाएगा। एक श्रेष्ठ नागरिक जी। खड़ा होगा। मुझे एक अभी भी याद आती है। जी। एक बार हमने रघुवीर सिंह जी कौशल वन मंत्री थे। हाँ, हाँ, हाँ। उनको मैंने छात्र संघ के मेरे यहाँ उद्घाटन के लिए बुलाया। उद्घाटन हो गया तो जब वो बाहर निकल के मेरे चैम्बर में बैठे तो उन्होंने कहा कि मेरे को लग रहा है कि मैं कॉलेज में तो नहीं आया हूँ, क्या प्राइमरी स्कूल में आया हूँ क्या। अच्छा। यानी इतना पिन ड्रॉप साइलेंट और अनुशासन था जो उनके लिए भी एक कॉलेज में रहना जी। आश्चर्यजनक था। तो इसलिए भगवान की कृपा से ये छात्र जीवन में जी। काफ़ी अच्छे काम किए, जी। आंदोलन भी किए जब विद्यार्थी परिषद के माध्यम से। और कॉलेज के आंदोलन को भी विद्यार्थियों के हिसाब से कैसे जी। ठीक किया जाए जी। उसके आधार पर मैंने आगे जी। बढ़ा। आपके छात्र जीवन से और आपके जीवन से जुड़े हुए आपके संवैधानिक पद की कुछ बातें करेंगे, उससे पहले एक और प्रश्न आपके जीवन से करना चाहेंगे कि जब आपके जीवन परिचय का मैंने निवेदन किया तो एक और चीज़ वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी थी, क्योंकि आपने जिन खेलों के बारे में बात की, आपकी रुचि जो है वो खेलों के प्रति भी रही थी। तो खेलों में 2 खेल का हमें उल्लेख मिला, एक तो कबड्डी और एक शतरंज। तो ये दोनों ही खेल एक ऐसे होते हैं कि जिसमें हम दूसरे को पटकनी दे करके दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन को जो हम पूरे आज तक के जीवन को देखते हैं ऐसा कोई दृष्टांत हमें नजर नहीं आता। ये कैसे रहा? कभी किसी को गिराने के लिए खेल नहीं खेली जाती। जी। कबड्डी में भी है तो उसे कई गुण होते हैं, टीम स्पिरिट उससे बनती है, अनुशासन बनता है, नियमों का पालन करने का स्वभाव मिलता है। और जब सामने वाले टीम को हराने का भाव रहता है जी। उसमें यह नहीं होता उनके साथ कोई दुश्मनी या प्रतिद्वंदिता है, प्रतिस्पर्धा है। उसके साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है, एक प्रतियोगी भाव का भी मन में भाव आता है। जहाँ रहो कॉम्पिटिटिव रहो और आगे बढ़ने के प्रयास करो, लेकिन नियमों के अंतर्गत करो। ऐसा नहीं कि लंगड़ी मार करके और नियमों की अवहेलना करो। ऐसा कभी नहीं किया। बहुत सुंदर। शतरंज में भी एक नियम है, नियम से शय और मात के खेल होते ही हैं, लेकिन सामने वाले को हरा के आगे बढ़ना है, लेकिन नियमों के तहत बढ़ना है। ये कॉम्पिटिटिव भाव हमेशा हर जीवन में हर व्यक्ति के मन में रहना चाहिए। आगे बढ़ें निश्चित रूप से, लेकिन आगे बढ़ने के साथ एक उसके नियमों में, सिस्टम के अंतर्गत हम आगे बढ़ेंगे और सौहार्द आपस में बना रहे, जो कि मेरे को इस नई जिम्मेदारी के अंतर्गत मेरे अनुभव में आ रहा है। जी जी सर, आपके जीवन के बारे में जब हम देखते हैं, पुराने शुरुआत से अब तक की जब बात करते हैं, तो आप भारतीय संस्कृति के एक बहुत बड़े समर्थक और संरक्षक के रूप में नजर आते हैं। विशेष रूप से संस्कृत जैसी भाषा को आपको प्रश्रय देने में, उसको बढ़ावा देने में आपके बहुत प्रयास रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे इन सांस्कृतिक मूल्यों के साथ भारत विश्व पटल पर अपना एक अलग स्थान बना सकता है? भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है जी। और जब मैं शिक्षक बना तो जब मैं पढ़ता था या उसका पढ़ाने लगा तो उसमें लगा कि हमारा जो इतिहास या पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं जी, वे कहीं न कहीं गुलामी काल के दौरान हमारे जो आक्रांता थे, चाहे वो अंग्रेज़ थे चाहे उसके पहले मुसलमान थे,
उन्होंने यहाँ के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो आज के मेरे विद्यार्थी के मन में देश के प्रति भाव जगे, अपने संस्कृति के प्रति गर्व की अनुभूति हो, ऐसा नहीं है। जैसे एक उदाहरण हमको पढ़ाया जाता है, अकबर महान है। मैंने सबसे पहले उस अकबर महान के पाठ को हटा करके प्रताप महान के पाठ को मैंने जुड़वाया। 200 से अधिक वीर और वीरांगनाओं के पाठ जोड़े। यानी देश का जो गौरवशाली इतिहास है उसको पढ़ाना आवश्यक होता है। और सनातन संस्कृति में भी यह देश बहुत प्राचीनतम देश है। ये हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है। वीर गाथाओं में तो आगे बढ़ा ही है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से भी कहें तो विज्ञान की दृष्टि से इस देश का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, यदि मोहनजोदड़ो को देखें, विश्व को हमने ही खाना पीना रहना शहर का निर्माण करना सब हमने सिखाया है। गणित का आविष्कार, हमारे यहाँ के जीरो का आविष्कार हमारे वैज्ञानिकों ने किया। आर्यभट्ट हैं, भास्कराचार्य हैं, कणादी हैं। और अभी जब मैं पुराने इतिहास को पढ़ता हूँ तो पुष्पक विमान के ध्यान में आता है कि उस समय भी विमान की टेक्नोलॉजी तो थी। हम यदि गणेश जी की मूर्ति देखते हैं तो जो उनके सूंड का उस सर्जरी का भी उस समय प्रावधान था। हम यदि अजंता एलोरा चले जाएं, आज उसको 2200-2300 साल हो गए। आज उनकी पेंटिंग सही है तो उसमें केमिकल इंजीनियरिंग उसमें भी थी, संरक्षित है ही, संरक्षित है। और महाभारत की बात करूं तो मीलों दूर बैठ करके संजय ने जब आंखों देखा बताया तो टीवी ही तो टेक्नोलॉजी थी वहाँ पे। तो हमने हर टेक्नोलॉजी यहाँ पे विज्ञान की दृष्टि से भी था, मेडिकल दृष्टि से भी था। और मैं समझता हूँ कि हमारे रहन सहन में भी उस हमारे वैद्य सबसे बड़े अच्छे थे। तो भारतीय संस्कृति का इतिहास बहुत रहा है। हमारे जीवन, मैं एक उदाहरण कई बार अभी भी देता हूँ कि तुलसी का पौधा या योग, कभी लोग कहते हैं प्राचीनतम है और आज सब उसको करने लग गए। तो उस दृष्टि से पुरानी जो हमारी चीज़ें हैं वो वैज्ञानिक आधार पे बनी हुई थी। लेकिन हुआ ये कि बीच का कालखंड में उनके प्रति अश्रद्धा का निर्माण हो तो वह हमको पढ़ाया गया। पहले शिक्षा में मैकाले ने ऐसे शिक्षा पद्धति दी करके हमारा गर्व की अनुभूति खत्म कर दी। और दूसरा अपने सांस्कृतिक जो केंद्र थे उनको भी नष्ट करने की, तक्षशिला नालंदा को तो उन्होंने कई किताबों को जलाया, लेकिन हमारे कई धार्मिक स्थलों को भी उन्होंने जहाँ पे श्रद्धा के केंद्र थे उनका भी उन्होंने समाप्त किया। तो इस प्रकार से अब वापस एक कालखंड आया है जिसके प्रति लोगों को सत्यता भी लगी। लेकिन मुझे लगा कि कठिनाई जो आई वह हम हमारी नई पीढ़ी को ये कहते रहे कि ये प्राचीन संस्कृति है, इसको आप अपनाओ। आज का युवा कैसे नहीं अपनाएगा? जब तक उसको वैज्ञानिक आधार के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक वो स्वीकार नहीं करेगा। अब यदि होने लगी है भाई तुलसी के औषधियों का उसमें गुण है, आप कहने लगे कि इसमें हर चीज़ के अंदर ये वैज्ञानिकता है, योग है, योग दिन की आपके स्वास्थ्य रहने के लिए आवश्यक है, तो सब अपनाने लग गए। तो किसी भी पुरानी बात को उसके पीछे जो वास्तविकता वैज्ञानिकता है उसको आज की नई पीढ़ी को उस रूप में आपको बताना पड़ेगा, तो लोग स्वीकार करने को तैयार है। क्योंकि आपका कहना सही है कि जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो भारत की स्थिति रही है, जिसमें एक योग को एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में विश्व को एक नया जो उपहार दिया गया है, इसी तरह से हमारे जो प्राचीन भोजन व्यवस्था है, जो मिलेट्स हैं, उनको लेकर के भी जो व्यवस्था की जाती है और जिस तरह से लोगों में उसके प्रेरणा दी जाती है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यदि मैं कहूँ कि मोदी जी एक युग दृष्टा है, एक तपस्वी हैं और वह एक पुरानी या प्राचीनतम संस्कृति के वाहक हैं, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ आने के बाद मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों में विशेष रूप से 3-4 घटनाएं तो मुझे भी याद आती हैं। राम मंदिर की घटना तो खैर अपने सबके सामने है। 500 साल के संघर्ष के बाद और 77 वर्ष तक वो एक भगवान राम एक टेंट में थे उनके गर्भगृह में, वो भी किस तरह से कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद आज अयोध्या में एक पूरा संस्कृति की वो एक प्रकार का केंद्र बनी है। मतलब पूरे देश के एक आध्यात्मिक चेतना का एक केंद्र की तरह से वो मंदिर नहीं, वो राष्ट्र मंदिर है। और उसमें आज प्रेरणा मिलती है। अब केदारनाथ बद्रीनाथ का लें, चाहे आप महाकाल का लें, उज्जैन का महाकाल का लें, तो सब जगह प्राचीनतम संस्कृति के वाहक बने, श्रद्धा के केंद्र बने। उसके साथ उसकी अर्थव्यवस्था भी परिवर्तन हुई है और लोगों की श्रद्धा के वहाँ पे बातें भी बढ़ी हैं। तो यह एक और यहाँ तक कि 1-2 चीज़ें और गर्व की अनुभूति हुई है कि आज यूएई में यदि एक मंदिर का निर्माण होता है और मोदी जी उसका उद्घाटन करते हैं, जिन्होंने हमारे मंदिर ढाए, आज उन्हीं के यहाँ जाकर के मंदिर बन रहा है, इससे ज़्यादा गर्व की अनुभूति
हमारे लिए क्या हो सकती है। जी, जी। और जिन लोगों ने हमारे पर 200 वर्षों से राज किया, आज वहाँ पे एक भारतीय वहाँ का प्रधानमंत्री बना है, तो मैं इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत महत्व की बात जी। हो नहीं सकती। इसके लिए मैं मोदी जी को निश्चित रूप से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका प्रणाम करता हूँ। जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में जिस तरह से भारत नेतृत्व दे रहा है, भारत को इस समय दुनिया के एक विश्व गुरु की भूमिका में देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत दुनिया को एक नई राह, एक नया जो मार्ग है वो प्रशस्त करने में समर्थ और सक्षम होगा? जब कभी भारत के विश्व गुरु की चर्चा होती है, उसे नहीं था कि कोई हम सारे विश्व पे राज करते थे। जी। हम सांस्कृतिक संस्कृति दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से विश्व का मार्गदर्शन करते थे। हमारे ऋषि मुनि करते थे, दूसरे करते थे, और सारे विश्व के लोग तक्षशिला नालंदा से लेकर के पढ़ने भी आते थे, यहाँ पे सीखने भी आते थे। तो वह स्थिति वापस आज बनने लगी है कि यहाँ की संस्कृति में वे भाव हैं, वे गुण हैं जो अपन कई बार देखते होंगे कि आज कई बार गंगा नदी पर या हमारे पुष्कर में कई विदेशी आकर के उस मिट्टी में लोटपोट होते हैं। उनको लगता है यही हमको मन की शांति मिलती है। आज अमेरिका में लगभग 33% लोग नींद की गोलियां लेकर के नींद सोते हैं, जो कि भारत में एक मजदूर भी अपने ठेले पे रात को मस्त नींद सोता है, क्यों? उसे जीवन की अनुभूति है। तो उस जीवन को साकार किया जा रहा है और भारत आज विश्व को दृष्टि दे रहा है और निश्चित रूप से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यदि आर्थिक दृष्टि से चर्चा करें तो भारत जो कुछ वर्षों तक 11वें में आर्थिक दृष्टि से 11वें नंबर पे था, आज वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। और मुझे लगता है आगामी 1-2 वर्ष में वो तीसरी और कुछ वर्षों बाद तो शायद वो पहली विश्व की अर्थव्यवस्था भी बनेगा, आध्यात्मिक केंद्र भी बनेगा। और शिक्षा की दृष्टि से भी जो नई शिक्षा नीति में माननीय मोदी जी ने जो हमको दी है, मैं समझता हूँ उसमें ऐसे कई चीज़ें हैं कि विश्व स्तरीय बात है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है, हम देश की बात को युगानुकूल रूप में बनाएंगे, युग की बात को देशानुकूल बना करके हम आगे बढ़ाएंगे। विश्व स्तरीय एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की भी रचना की है, पढ़ाई की व्यवस्था की है। तो ये भारत, ये विश्व गुरु वैसे तो कभी पहले था नहीं, वो है और रहेगा। इसको शायद कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। यह तो पिछले कुछ कालखंड के अंदर कुछ परिस्थितियां रहीं जिसके कारण से ये रहा। लेकिन आज एक समय था जब मोदी जी को विदेशी लोग वीज़ा देने के लिए कतराते थे। आज वही विदेशी राष्ट्राध्यक्ष उनके आगे अगवानी के लिए खड़े रहते हैं। तो ये एक प्रकार का विश्व में भारत का स्थान जिस प्रकार से बना है, मैं सोचता हूँ निरंतर ये वर्तमान नेतृत्व के अंदर भरा रहेगा। और उसके साथ जो उन्होंने 2 बातें और कही कि हम स्वावलंबी बनेंगे। हाँ, विश्व के किसी बात के, अब कोरोना का ध्यान है ना, या मुझे अच्छी तरह ध्यान है, टीके हमको 10 साल 20 साल बाद के बाद बड़ी मिन्नतें करने के बाद विदेशी देते थे। और आज कोरोना जैसी महामारी के अंदर स्वदेशी 2 टीके बना करके विश्व देश के लोगों को मिले, आउट ऑफ विश्व को दिए। ये मैं समझता हूँ। अब चंद्रयान का अपन देखते हैं, वो ध्रुव पे जाके, दक्षिणी ध्रुव पे हमारा चंद्रयान उतरता है। और आज उदीयमान और शुरू हो गया सूर्य पे भी जाने की। तो यह साइंटिस्ट तो वही थे, लेकिन उस साइंटिस्ट को एक नया मार्गदर्शन, नेतृत्व के अपन विज्ञान की दृष्टि से भी आज इसरो का अपन देख रहे हैं, बाकी सब जगह। तो यह नेतृत्व का होता है, किस प्रकार से अपने यहाँ जो उपलब्ध लोग हैं उनके सृजनात्मक जो ताकत है उसको देश के लिए उपयोग किया जाए। इसलिए हमेशा मैं उनके भाषणों को सुनता हूँ और हम नीचे विद्यार्थी का हमेशा भाव रहे नेशन फर्स्ट। बहुत यदि ये भाव हम नई पीढ़ी के अंदर भावना है, ये लागू जो वो कर रहे हैं और इन सबको हम सहभागी बन करके कर पाएंगे, तो ये भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु है और रहेगा। इस प्रकार का भाव हमारे मन में आता है। जब हम भारत के विकास की बात कर रहे हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक जिस तरह से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जा रहा है, आप एक संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष हैं। भारत में संवैधानिक संस्थाओं की इस देश के विकास की प्रक्रिया में क्या भूमिका रहने वाली है? वैसे जितनी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वे निश्चित रूप से मूल रूप से जब बताइए लोकतांत्रिक है। और आज के युग में सबसे बढ़िया शासन प्रणाली डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक है और भारत ने इसको स्वीकार किया है। उसको अब देख भी रहे हैं कि पड़ोसी जो पाकिस्तान है उसकी दुर्दशा हम देख ही रहे हैं। लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति में
हमारे यहाँ व्यवस्था है विधानसभाओं की, संसद की, राज्यसभा की, लोकसभा की, उसके बारे में उसमें सार्थक बहस हो, उसके अंदर जनता की समस्याओं का उठाने का प्लेटफॉर्म भी है और नई नीतियां देश हित में बने, जो दूर बैठा हुआ अंतिम छोर का व्यक्ति है उसका भी जीवन स्तर उठे, जिस प्रकार के मोदी जी ने अभी कर ही रहे हैं कि यानी मुझे आश्चर्य लग रहा है कि उन्होंने जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना शुरू की, जिस प्रकार से जनधन के खाते खुलवाए कि कहते थे 1 रुपया दिल्ली से चलता है 15 पैसे पहुंचते थे, आज पूरा का पूरा पैसा उनके खाते में बैंक ट्रांसफर के माध्यम आज से कोई महिला पहुंच रहा है। पहले स्वप्न में नहीं सोचती थी कि उसकी आंखों में वो तो धुआं तो आता था, लेकिन किसी प्रधानमंत्री को नहीं आता था कि उसका धुआं, उसके लिए हम कुछ करें। उसके लिए उन्होंने गैस कनेक्शन को उज्ज्वला योजना लागू की और साथ में उनको किस प्रकार से अपने पांव पे खड़ा किया जाए, इसलिए छोटी छोटी योजनाएं शुरू करके उनके घर पे महिलाएं सम्मान देने के शौचालय जंगल में जा नहीं पाती थी, घर घर शौचालय बने। मैं समझ ऐसी कई योजनाएं नवयुवकों के लिए स्टार्टअप से लेकर के वो आगे बढ़े। तो हर फील्ड में जो अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है उसका जीवन स्तर जब तक नहीं उठेगा तब तक केवल नई नई बड़ी इंडस्ट्री लगने से देश विश्व के उच्च शिखर पे नहीं पहुंच सकता जी। नहीं तो फिर उसमें भोगवादी संस्कृति भी बनेगी। इसलिए उन्होंने कई प्रकार की आध्यात्मिक दृष्टि से भोगवादी संस्कृति को समाप्त किया, आध्यात्म संस्कृति को आगे बढ़ाया, हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठे, इसलिए गरीबों के लिए उन्होंने कई प्रकार की योजनाएं शुरू की। विश्व में हमको आगे बढ़ना है, उस दृष्टि से आर्थिक नीतियां उन्होंने लागू की और हमारे व्यक्ति की औसत आय बढ़े, उसके लिए नवयुवकों का रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। इसलिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम कई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें, उसे कई करोड़ों रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएं, मैं समझता हूँ इस प्रकार का जो चिंतन है वह श्रेष्ठ चिंतन आज भारत में प्रारंभ हुआ है। और एज ए हम लोकतांत्रिक संस्थाओं का आपने पूछा, लोकतांत्रिक संस्थाएं भी अपने अपने पर्यू में, संसद है तो पूरे देश भर का विचार करेगी और हम राजस्थान विधानसभा है तो उस पर्यू में राजस्थान का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, उसको रोजगार, हर युवक को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को मकान हो मिले। इसलिए उस दृष्टि से हम जो नियम बना रहे हैं उसका सरल हो, उसको सही समय पे सस्ता न्याय उपलब्ध हो, इस प्रकार की न्याय व्यवस्था हो। तो ये हमारी संवैधानिक संस्थाओं का भी, ये हम सबका कर्तव्य है कि हम हमारे जन का चिंतन करें, उसका सही रूप में आपस में चर्चा करें, संवाद करें और उसमें से जो निष्कर्ष निकले कि वो हर विधायक हमारे यहाँ विधानसभा के अंदर चुन के आता है, जनता के वोट से चुन के आता है और वहाँ ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी समस्याओं को हल करूंगा और वो वास्तव में हल हो। तो उसमें 2 पक्ष होते हैं हमेशा सरकार में, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो पक्ष का काम है उस प्रकार के कानून बनाना और विपक्ष का काम है कि उसमें कोई कमी पेशी है उसको उजागर करके सरकार को सचेत करना। तो हम दोनों पक्ष मिलकर के हम केवल प्रधानमंत्री नहीं, नेशन फर्स्ट का भाव करते हुए पूरे राष्ट्र के हित में हम लोग और राज्य के हित में काम करें, ये हमारा दायित्व तो बनता है और दृष्टि से हम लोग प्रयत्न करें। जी, आपके इस संवैधानिक उत्तरदायित्व यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि विधानसभा स्पीकर के बारे में बात करना चाहेंगे। सर, जब हम किसी भी व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं तो उनके सामने एक छवि हमारे सामने आती है। कोई डॉक्टर हो तो डॉक्टर की छवि आती है, इंजीनियर हो तो इंजीनियर की छवि आती है। लेकिन जब एक माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, सबकी एक छवि हमारे दिमाग में होती है। लेकिन जब हम एक स्पीकर के बारे में बात करते हैं, मैं राजस्थान विधानसभा की बात नहीं कर रहा, किसी भी विधानसभा स्पीकर की बात करें तो एक ही छवि आती है, माननीय सदस्य बैठ जाइए, माननीय सदस्य दूसरे को बोलने का मौका दीजिए, माननीय सदस्य शांत रहिए। लेकिन तो ये क्या स्थिति है? क्या आपको लगता है कि हमारे जो प्राचीन जो व्यवस्था थी, हमारे जो संवैधानिक संस्थाओं का इतिहास था, उससे आज की स्थिति में क्या किसी तरह का अंतर आप अनुभव करते हैं? वैसे जो विधानसभाओं की स्थिति है जी, मैं समझता हूँ जब 1947 में देश आज़ाद हुआ उस समय जिस स्तर के व्यक्ति उन विधानसभा लोकसभा में आते थे जी, निश्चित से जो समाज की स्थिति है उसी में से चुन करके आते हैं। तो जो सामाजिक वातावरण होता है उसका असर विधानसभाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी पड़ता है जी। और परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं, उस समय की परिस्थितियां अलग रही होंगी। उस समय शायद लगभग प्रारंभ में तो एक ही दल का लगभग वर्चस्व था जी, तो सामने कोई बातें रहती नहीं थी। और उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ, कई पार्टियां आने लगी, कई पार्टियों के लोग भी आने लगे जी, और जनता भी वोट के आधार पर देती है। उस समय कई परिवर्तन आने लगे, आवश्यकताएं भी चेंज होती हैं जी, और वातावरण भी चेंज होता है जी। तो आज की स्थिति में निश्चित रूप से वहाँ पर
इन संस्थाओं की जी। स्थितियों में परिवर्तन तो आया है। थोड़ी सी सहिष्णुता कम में हुई कुछ कमी आई है जी। और वो परिवारों में भी हम देखते हैं। हाँ, परिवारों में भी परिवारों कमाई। में भी, मुझे हाँ, कभी कोई कहता है कि अंतर संस्था के बारे में, तो मैं कहता हूँ ये तो सामाजिक स्थिति है, अपने घर में भी तो है, उसको तो अपन नहीं इग्नोर करते। समाज में ये हो रहा है, अरे घर वाले तो समाज के अंग जी, हैं, तो समाज में भी आता है। फिर समाज में से चुन करके विधानसभा में आते हैं या लोकसभा में जाते हैं, तो वहाँ भी स्थिति बनती है। उस समय जो नेतृत्व करता है जी या जो उसका प्रमुख है, जी। उसका दायित्व बढ़ जाता है। जी। वह अपने आप को यदि निष्पक्षता के भाव से और एक पारदर्शिता से यदि वहाँ पर अपना रोल अदा करता है, तो इन बातों को मिनिमाइज की जा सकती हैं। जी। और मुझे लगा कि जैसे मैं पहली बार मैंने यहाँ विधानसभा के अंदर आज़ादी के बाद सर्वदलीय बैठक जी। पहली पार्लियामेंट में तो होती रही है, लेकिन यहाँ पहली बार मैंने प्रयत्न किया जी। और कुछ नयों का प्रशिक्षण वर्ग भी मैंने लागू किया और समय समय पर उनसे बुला करके कहीं कोई डेडलॉक आता है तो तुरंत अपने को घर न बैठ करके दोनों पक्षों को अपने टेबल पर बुला करके संवाद करना जी। कोशिश करेंगे, परिस्थिति नहीं बने, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र है, हर व्यक्ति, विपक्ष कहता है मेरी बात हाईलाइट हो और पक्ष वाले कहते हैं कि जो हम चाहते हैं वही हो जाए। तो इसमें दोनों को अपने समझ में परिवर्तन करना होगा। सत्ता पक्ष को विपक्ष को अच्छी बात कहता है तो उसे स्वीकार करना होगा और विपक्ष को भी जो कोई सरकार जो कानून उसको बहुमत मिला है, वह जनता की आकांक्षाओं के अनुसार कानून बनाना चाह रही है, तो उसमें विपक्ष भी सहयोग प्रदान करे, तो मैं समझता हूँ राज्य का हित होगा। बहस होगी और फिर इसमें कई बार मैंने कुछ अपने जो मीडिया के लोग हैं जी, उनको भी मैंने आग्रह किया और उसमें सकारात्मक लोगों को ज़्यादा प्रभुत्व मिले, ज़्यादा महत्व मिले और कहीं कोई ऋणात्मक बातें हैं उसको थोड़ा सा कम मिले। तो जो आजकल हाईलाइट है तो मैं किस प्रकार से कुछ करूं तो उसमें मैं मीडिया में आ जाऊं, मतलब ज़्यादा कवरेज मिले। जी, जी, तो उसमें दोनों उनका भी चारे जो स्तंभ है वो एक दूसरे के पूरक है। वो यदि इस प्रकार का एक दूसरे के साथ हिलमिल करके करेंगे, सामंजस्य के साथ बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा सार्थक होगी। और मुझे पहले 8 दिन 70 चला, मुझे कोई मैं विपक्ष के साथ भी वैसे संबंध है, वो भी आते हैं और यदि आपको लगता है कि उनकी बात भी सही है तो उसका उनको बोलने का अवसर देना और इधर के लोगों को भी तैयारी करके आना। और तर्क का स्थान है वो, तर्क वितर्क का स्थान है, न कि वो कुतर्क का स्थान नहीं है या हठधर्मिता का स्थान नहीं है जो हम कह रहे हैं वही कहना मानो। मतलब मिलजुल करके इस प्रदेश के विकास के लिए एक बातचीत करने का एक मंच है। सर, यहाँ जब हम विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका की बात करते हैं तो एक बात और उभर कर आती है कि जैसे ही एक विधानसभा अध्यक्ष, देखिए विधानसभा अध्यक्ष बनने से पहले कोई भी व्यक्ति जो होते हैं वो किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। आप भी अजमेर नॉर्थ से एमएलए तो हैं ही, तो जब चुनाव लड़ते समय कहीं ना कहीं किसी पार्टी के पक्ष में प्रचार भी होता है, उसकी नीतियों की भी चर्चा होती है, लेकिन जैसे ही आपको विधानसभा अध्यक्ष का उत्तरदायित्व मिलता है, आप न किसी पार्टी के रह जाते हैं, ना हाँ पक्ष के रह जाते हैं, ना पक्ष के, ना सत्ता पक्ष के, ना विपक्ष के। तो ये भूमिका का आपस में जो सामंजस्य है, ये जो प्रतिबद्धता है, इसका सामंजस्य आप किस तरह से बैठाते हैं? देखो, हमेशा हर पद दायित्व की जी मर्यादाएं होती है जी। प्रारंभ में मुझे तो खैर दोनों तीनों का अनुभव है। कॉलेज में प्रिंसिपल था तो प्रशासनिक और स्टाफ के साथ बातचीत करने का भी मेरे को अनुभव था। फिर जब पक्ष का भी था कि प्रश्नों के उत्तर और मुद्दे उठाने का जवाब देने का भी अवसर था, और जब विपक्ष में आए तो मुद्दे उठाने और उस दृष्टि से पूछने करने का भी और निश्चित रूप से रोल अदा किया है। तो जब ये पद दायित्व आता है तो उस समय निश्चित रूप से हम एक पार्टी के होते हैं, लेकिन पार्टी के बहुमत के साथ हैं। लेकिन वहाँ पे आपको डील करते समय आप यदि निष्पक्षता से दोनों पक्षों के साथ रहते हो तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन विश्वास आपका दोनों को अर्जित करना चाहिए। और मैं समझता निष्पक्षता है तो दोनों अर्जित करते हैं। और मैं समझता हूँ जिससे मेरा चयन हुआ, विपक्ष के नेताओं ने भी जिस प्रकार से भाव प्रकट किए, वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी। ये कहीं ना कहीं आपकी ये पूरे जीवन की जो एक संचित सम्मान, एक संचित पूंजी है, जिसकी वजह से आपको विपक्ष का न सिर्फ समर्थन मिला बल्कि आपको सम्मान भी मिला। जब मैं मंत्री था तो कुछ विपक्ष के विधायकों के भी मैंने काम किए, क्यों यदि उनके सही काम है, वो भी जनता के प्रति तो है, तो इस कारण से उनका भी विश्वास अर्जित था। ठीक है, एक कानून बनाना, उस कानून को लागू करना और उस कानून को जो विधायी काम है उसको पूरा करवाना, ये तो रोल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी के एक सदस्य होने के कारण वह अध्यक्ष का रोल अदा कर नहीं सकता। लोकतांत्रिक पद्धति है, होगा किसी पार्टी का और बहुमत वाली पार्टी का ही अध्यक्ष होगा, लेकिन वह वहाँ पे काम कैसे करता है
उसके ऊपर सारी चीज डिपेंड निर्भर करता करती है। अब नियम एक बने हुए जी। हैं, परंपराएं बनी हुई हैं, मर्यादाएं बनी हुई जी। हैं। उन मर्यादाओं, परंपराओं, नियमों के अंतर्गत यदि हम काम जी। करते हैं तो शायद इसमें कोई कठिनाई नहीं आती। और समय समय पर कुछ मुद्दे तो उठते रहते जी। हैं, उसका समाधान भी जी। वहीं पे हम मिलजुल करके जी। करते हैं। तो मुझे लगा कि यदि अवसर बढ़े, हाँ। जैसे विधानसभा है, जी। उसके अंदर बैठकें कम होती हैं, इसलिए कई चीज़ें उनके मन में रह जाती हैं, हाँ। तो अधिक दिनों तक बैठकें हों, बैठकों के बाद उसमें सार्थक बहस हो, जी। अवसर समान रूप से सबको दिए जाएं, जी। तो मैं समझता हूं कि इसको काफ़ी कुछ ठीक रखा जा सकता जी, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है और आपकी बातचीत से हमारे जहन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि लेकिन समय की अपनी मर्यादाएं हैं। सर, आप एक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में तो आपने अभी संभाला है कार्यभार, लेकिन एक विधायी कार्यों का आपका एक बहुत लंबा अनुभव है। ऐसे में आपकी सत्ता पक्ष और विपक्ष, इन दोनों से अलग अलग हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अपेक्षाएं हैं उन सदस्यों से, किस तरह का आचरण, किस तरह का व्यवहार और किस तरह से बातचीत करने का उनका तरीका होना चाहिए। सदन की जो मर्यादाएं बनी हुई हैं, जी सदन की जो परंपराएं हैं जी और सदन के चलाने के जो नियम हैं, जी उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के लोगों को जी। उनका कठोरता से पालन करना चाहिए। हाँ। और अपने पार्टी के सदस्यों को भी जी। पालन करानी चाहिए। जैसे नियमावली में हाँ। एक 269 हाँ। नियम है, जी। उसमें कई स्पष्ट लिखा हुआ है, जब अध्यक्ष पांव पे हो तो कोई भी सदस्य खड़ा नहीं रहेगा, अपनी जगह पे बैठ जाएगा, बिना अनुमति के बोलेगा नहीं, कहीं सदन से आएगा जाएगा नहीं, अपनी सीटों में बैठे, चाहे वो अधिकारी हो जी। चाहे सदस्य हो, जी। यानी उसके कोई बने हुए, और बिना अनुमति के कोई बोलेगा नहीं। जी। तो अपना समय अंतराल है, उस समय में अपना विषय जी। समाप्त करेगा। इस प्रकार की कई चीज़ें बनी हुई है। और सदन में कुछ तो साधारण शिष्टाचार के भी नियम है जी। कि उसके अंदर कोई चीज़ खाएगा नहीं, कोई पिएगा नहीं, ये सारी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो साधारणतः सदस्य पालन करते हैं। जी। लेकिन कई बार नए सदस्य आते हैं या कई बार विपक्ष के या लोगों का मन रहता है नहीं हमारी बात आनी जी। चाहिए, तो थोड़ा सा वो आग्रह दुराग्रह चलता है। वो उनको देख कर पक्ष के लोग भी टिप्पणियां करते जी। हैं। हमारे यहाँ कि किसी भी के साथ व्यक्तिगत द्वेषता का कोई विषय जी। और नहीं उठाना चाहिए, जी। आरोप प्रत्यारोप का, ऐसे कई मर्यादाएं जी। हैं। उन मर्यादाओं का पक्ष और विपक्ष के लोग दोनों पालन करें, इसलिए दोनों पक्षों के सचेतक होते हैं। जी। वे सचेतक अपने सदस्यों को इन नियमों का पालन कराने का आग्रह भी करें और साथ में सदन में अधिकतम समय बैठें, इसको भी सुनिश्चित करें। जो कई बार होता है जिनके भाषण करने होते हैं वही बैठे रहते हैं और सदन कई बार खाली हो जाता है। तो जो सदस्य जी। अधिक समय तक बैठेगा वो सारे सदन के जी। कामों से परिचित भी होगा और वह श्रेष्ठ विधायक भी बनकर के उभरेगा। और जब श्रेष्ठ विधायक बनकर अपने क्षेत्र में जाएगा जी। तो उसकी छवि भी बनेगी जी। और निश्चित रूप से वहाँ के मुद्दे जब उठा करके जाता है जी। तो निश्चित रूप से वह वहाँ पे दोबारा भी चुनने के उसके अवसर जी। आते हैं। जी। तो इस प्रकार का मेरा दोनों से ये आग्रह रहेगा कि विधायक चाहे सत्ता पक्ष हो जी। चाहे विपक्ष हो, हाँ उसमें कोई मन की बात आती है तो मैं अपने चैम्बर में भी रहता हूँ, कभी भी कोई भी व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से भी व्यक्तिगत संपर्क, उनसे क्योंकि प्रयास करते हैं। संवाद सबसे बहुत बड़ा आज के जीवन में आवश्यक है। सर। संवादहीनता ही कई समस्याओं की जड़ है। जी जी। तो चाहे वो सदन की बात हो हाँ। चाहे ऑफिसर्स की बात हो, जी। मैंने अपने सदन में भी जो हमारे यहाँ काम करने वाले हैं जी। उनके साथ मैंने सीधा संवाद स्थापित किया जी। और आगे सदन अच्छी तरह चले जी। उसके लिए आज जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको भी हम सदन में जी। उसको लागू करने जा रहे हैं। प्रयास मुझे प्रयास है, मुझे लगता है पेपरलेस जी। इस विधानसभा को करने हम का कर संकल्प लेंगे। और साथ में आवश्यक है, जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ, जी। मुझे लगता है डिजिटल चैनल भी हमारे प्रारंभ ये करने हम का आपसे हमने आपको सोचा है। धन्यवाद देने से पहले हम ये भी जानना चाह रहे थे, क्योंकि आज ये भी पूछने का हम आपसे लोभ रोक नहीं पा रहे हैं कि दूरदर्शन की एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के रूप में एक बहुत लंबी परंपरा रही है। सर, दूरदर्शन के बारे में आपके विचार भी आज के इस मौके पर जानना चाहेंगे। दूरदर्शन के वैसे अच्छा है, लोग सुनते हैं, प्राचीनतम है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग हैं, कार्यक्रम आते हैं जी। लेकिन कार्यक्रमों को हाँ। अपने समय अनुकूल भी इसमें कुछ बदलाव जी। करने चाहिए। जी जी। जो आज की आवश्यकताएं हैं जी। उस अनुरूप नए नए कार्यक्रम जी। नए आना चाहिए। फिर इसको रुचिकर जी। कैसे बनाया जाए ताकि लोग उसको सुनने के लिए, आज यदि मैंने छोड़ा जी। तो मैं कुछ ना कुछ खोऊंगा, जी जी। यह यदि अनुभूति होगी तो निश्चित से दूरदर्शन का महत्व भी बढ़ेगा, अधिक से अधिक लोग देखेंगे भी और उस प्रकार का हमें इसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। दूरदर्शन के बारे में कहा जाता है कि अच्छा निष्पक्ष है, जी। सब यही मुद्दों इसकी को सबसे उठाता बड़ी है, पूंजी है। ये जी। बड़ी पूंजी है। हाँ। चाहे कोई राजनीतिक सत्ता में आए, लेकिन दूरदर्शन हमेशा, अब ये दूर का दर्शन तो नहीं है और उसका नाम पूरा जरूर पड़ा है, लेकिन ये तो पास का दर्शन है, हमारा जी, दर्शन जी, है, जी, जी, इसलिए उस सबको लेते हुए
हम यदि आगे बढ़ेंगे तो दूरदर्शन भी अपनी उपयोगिता, अपनी सार्थकता और बढ़ा पाएगा। जी, हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो दूरदर्शन की जो अपनी लंबी एक समृद्ध परंपरा रही है, दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में निश्चित रूप से सक्षम होगा। अब समय है कि हम आपको धन्यवाद दें। हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद सबका। आज धरती धुरारी के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। इसी उम्मीद के साथ कि आपका संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष के रूप में आपका उत्तरदायित्व निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगा और हम इस कार्यक्रम में आज आपको फिर भी धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।